हेलो बच्चों, आज हम ये अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर 12 चैप्टर का नाम है रेसो की कहानी। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। इससे पहले चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर नहीं देखे तो किसी भी चैप्टर का तो पहले अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 का जो एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट है वहाँ पे चले जाना और वहाँ पे ये चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 का वीडियोज एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हो चुका है, तो वो देख लेना। अभी आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 रेसो की कहानी। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेसो की कहानी। रेसो रेसो यानी कि जो थ्रेड होता है, जो रेशम की धागा होता है, तो जो ड्रेस क्लोथ्स बनाने के लिए, जो गारमेंट्स बनाने में काम आता है, रेसो की कहानी। पहनने के लिए जो थ्रेड में जो वीविंग करते हैं, जो हैंड वीविंग करते हैं जो थ्रेड से, उसको बोलते हैं रेसा, रेसी, रेसो। रेसा को ये बहुवचन में रेसो। तो रेसो की कहानी, रेसो की उसका कैसे उत्पत्ति हुआ था, वो कहाँ से वो कैसे मनुष्य जाति, मानव जाति कैसे स्टार्टिंग से वो कैसे रेसे, ये जो थ्रेड को कैसे डिस्कवर किया था, यानी कि वो कैसे उसके मन में ये ख्याल आया और वो रेसो से वो क्लॉथ यानी कि पोशाकें हम लोग जो बना के पहनने लगे, तो उसके बारे में, रेसो के बारे में ये कहानी दिया गया है। तो पाठ प्रवेश यानी कि इस पाठ से क्या शिक्षा मिलेगा। तो इस पाठ से शरीर की बाहरी वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए मानव ने रेसो की खोज की। यानी कि शरीर यानी कि हमारे जो बॉडी का बाहरी वातावरण है, एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर को हमको बाहर से, जैसे वेदर कंडीशन से, समर में धूप नहीं लगेगा तो इसीलिए हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। विंटर में हम ठंड से बचने के लिए हम जो वुलन क्लॉथ्स, वार्म ये जो गारमेंट्स जो पहनते हैं। तो इसीलिए बाहरी ये जो वातावरण यानी कि जो बाहर का जो एक्सटर्नल ये वेदर, समर, ये विंटर, रेनी सीजन के लिए, ये सब बाहर की वातावरण के उसको हमारे बॉडी को बचाने के लिए, हम उससे बचाने के लिए हमारे शरीर को मानव ने जो रेसों की ये खोज की थी। मतलब जो थ्रेड का ये उद्भावन यानी कि थ्रेड्स का ये जो रेसों की खोज किए थे, वो कहाँ से ये लेके आए थे, उसके बारे में यहाँ से जानेंगे। ये रेसे सूत, रेशम, ऊनी और कृत्रिम धागे हो सकते हैं। ये जो थ्रेड, ये जो रेशा होता है, रेशा कॉटन का भी धागा हो सकता है, सूत यानी कि कॉटन, रेशम यानी कि जो पॉलिस्टर, जो लाइनन का होता है, ऊनी यानी कि उलन का होता है, और कृत्रिम धागे यानी कि आर्टिफिशियल जो ये थ्रेड भी हो सकता है। इन रेशों से ही बने कपड़े विभिन्न मौसमी झंझावातों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इन जो रेशम की ये जो रेशा, ये जो धागों से बना पोशाक, हम जो कपड़े बना के जो पहनते हैं, इसी से ही हमारा जो बॉडी का, हमारा शरीर का रक्षा मिलती है, हमारे शरीर को रक्षा मिलती है इस धागे से बनी पोशाकें पहन के। ऊनी के कपड़े, सूत की कपड़े, फिर जो रेशम के कपड़े, फिर वो नायलन के कपड़े, जो लाइनन होता है वो उसके कपड़े सब पहन के, जो लेदर जैकेट जो पहनते हैं, ये सब पहन के हमारा शरीर को हम बाहरी, ये जो रेनी सीजन में जैसे जो ये रबर, जो लेदर, ये जो जैकेट, मतलब जो प्लास्टिक के जो ये होता है, ये सब ये पहनने से हमारे बॉडी को बाहर की ये वातावरण यानी कि बाहरी वेदर से हमारे बॉडी को ये रक्षा हम करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है, क्या आपने कभी ये जो जानने के लिए प्रयास किया है कि रेशा कहाँ से हम उसको मिला था हमको,
कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे। कि हम क्या कभी आप लोग जानने के लिए कि कभी प्रयास किए हैं, क्या ट्राई किए हैं कि प्राचीन काल में जो एंशियंट टाइम में जो पहले दुनिया के लोग वो कैसे किस टाइप के ये ड्रेस किस टाइप के क्लोथ्स पहनते थे उनको बॉडी को बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए। प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं के चर्म से अपने शरीर को ढकते थे। प्राचीन मतलब पहले जो स्टोन एज में उसी टाइम में वृक्षों की छाल यानी कि जो ये वृक्ष यानी कि पेड़ का जो छाल होता है, जो स्किन होता है, स्किन से वो अपने बॉडी को ढकते थे। और फिर बड़े बड़े पत्तियां यानी कि लीव्स, बड़ा बड़ा ये लीव्स को भी वो अपने बॉडी पे ये ढक के ये रखते थे। और जंतुओं के चर्म यानी कि जो टाइगर, लायन, जो ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका जो स्किन से भी बने, उसको स्किन को वो काट के वो अपने शरीर को ढकते थे। और बाहरी जो वातावरण, बाहरी ये गर्मी से वो अपने बॉडी को ये और जो विंटर में जो ठंड से हम उनके बॉडी को ये शरीर को वो लोग रक्षा करते थे। कृषि समुदाय में बसता आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ, डालियाँ, टोकरियाँ आदि बनना सीखा। फिर वो जो कृषि समुदाय में बसना, फिर कृषि जो ये एग्रीकल्चर, वो जो ये लोग एग्रीकल्चर के करने लगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो सब अपने ये ग्रेन सब जब प्रोड्यूस करने लगे तभी उसी टाइम में वो लोग पतली पतली टहनियाँ, मतलब जो पतला पतला टहनियाँ से बनी बास्केट बनाते थे, वीविंग करते थे। फिर चटाई यानी कि जो मैट बनाते थे। और फिर डालियाँ, बास्केट, टोकरियाँ, ये सब ग्रेन्स, फूड रखने के लिए वो सब बना के उसमें सामान रखते थे। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों की आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। फिर लता यानी कि जो वृक्ष की लता से जंतु यानी कि जो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के जो ऊन से, मतलब जो सीप, गोट, जो ये उनका जो उनके शरीर का जो उलन से वो और बालों की आपस में ऐंठन देकर वो लंबी लड़ियाँ, मतलब लंबा लंबा ये लंबी लंबी ये बनाए थे वो ये धागा। उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। फिर उसको बुना करके वीविंग करके वो वस्त्र यानी कि क्लोथ्स बनाने के लिए स्टार्ट किए। प्राचीन भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। प्राचीन में जो भारत के जो लोग थे वो सब रुई से बनी वस्त्र, रुई यानी कि कॉटन के क्लोथ्स पहनते थे पहले में। फिर जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी, वो जो गंगा के साइड में जो गंगा की घाटी के साइड में जो किनारे में जो ये जो रुई की खेती होती थी, वहाँ से रुई से वो लोग निकाल के रुई को, फिर रुई से धागा बना के फिर वो लोग वीप करके वो वस्त्र बनाते थे और उसको पहनते थे प्राचीन भारतवासी लोग। प्राचीन काल में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। फिर प्राचीन काल में जो अभी टेलरिंग जो काम करते हैं, स्टिचिंग काम करते हैं, जो टेलर मशीन में अभी हो गया है। फिर हैंड वीविंग जो हैंड स्टिचिंग भी करते थे पहले ज़माने में, जो सुई धागा बोलो उनको नहीं आता था। ऐसे हैंड में ऐसे रस्सी को ऐसे गूंथ के ही, जैसे फ्लावर्स को हम गूंथ के ये माला बनाते थे, ऐसे ही वो लोग भी रस्सी यानी कि धागा को ऐसे एक एक धागा को आपस में लपेट के ऐसे वो लोग वीप करके वो ये ड्रेस बनाते थे। सिलाई का काम उनको नहीं आता था उस समय में। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से लपेट लेते थे। फिर उस समय वो अपने शरीर को भी कुछ वस्त्र से लपेट लेते थे। वे शरीर को लपेटने के लिए विभिन्न चीज़ों का प्रयोग करते थे। फिर वो अपने शरीर को लपेटने के लिए भी बहुत सारे सामग्री का भी प्रयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने
वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। जब वो सिलाई की सुई मतलब नीडल का जब आविष्कार हुआ था तभी वो लोग ये उनके माइंड में आया और फिर नीडल से ही यूज करके वो कपड़ा पहनने के लिए वो सिलाई का ये स्टार्ट किए, सिलाई करना। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी बिना सिले वस्त्रों के रूप में साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का उपयोग होता है। आज भी बहुत सारे ये साड़ी बिना विप के साड़ियाँ बनते हैं, मतलब ऐसे लंबा लंबा साड़ी जो ये पहनते हैं, धोती भी, लुंगी भी, जो पगड़ी भी, ये सब उपयोग होता है बिना सिलाई करके, मतलब कुछ भी सिलाई नहीं करके वो लोग ऐसे भी पहनते थे, जिस खाली लपेटना ही होता था। जिस प्रकार हमारे देश में भोजन में अत्यधिक विविधता दिखाई देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी विविधता पाई जाती है। जैसे हमारे भारत में जैसे विभिन्न प्रकार के खाना, विभिन्न प्रांत में विभिन्न प्रकार के खाना हम लोग खाते हैं, उसी प्रकार वस्त्र भी यानी कि पहनावा भी ये स्टेट वाइज अलग अलग होता है। कहाँ पे साड़ी पहनते हैं, कहाँ पे सलवार कमीज पहनते हैं, कहाँ पे ऐसे गाउन जैसे पहनते हैं, ऐसे ये सब पहनावा भी दूसरा किस्म का होता है। अभी पेज नंबर है ये 87 का। भेड़, बकरी, याक। भेड़ यानी कि जो सीप होता है, जो सीप से भी, सीप के जो ये जो उनके जो बॉडी से, शरीर से जो उलन जो निकलता है, उससे भी हम ये वस्त्र बना के पहनते हैं। भेड़, बकरी, याक भी जो ठंडी जगह में जो याक रहते हैं वो लोग भी, उनसे भी उस जंतु जीव ये एनिमल के उनके बॉडी से जो शरीर का जो ये जो उनका फेदर होता है, जो स्किन होता है, उससे भी बहुत सारे ये ऊन के बनी वस्त्र बनाए जाते हैं और हम लोग पहनते हैं। और कुछ अन्य जंतुओं से भी ऊन प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन ये जो याक, बकरी और भेड़ों के शरीर से ऊन प्राप्त होता है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों की मोटी परत से ढके होते हैं। उनसे वो उनका शरीर ढका होता है, उनकी जो फेदर जो स्किन से। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाता है, जो वायु उष्मा की कुचालक है, इसीलिए ये बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। इसीलिए जो उनका जो बॉडी का जो ये स्किन होता है, जो ऊल बनता है, ऊन, तो इसके वजह से उनका शरीर ये ठंड से बचाता है उनका शरीर को। ये ऊन इन्हीं बालों या रायदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ये रेशे जानतब कहलाते हैं, इसको जानतब बोलते हैं, क्योंकि ये जीव जंतु से उसको मिलता है, इसीलिए उसको जानतब कहते हैं। ये ऊन ये जो याक, भेड़, बकरी से जो मिलते हैं जो ऊन, उसको जानतब कहते हैं। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा, उनका जो त्वचा स्किन होता है, जो शरीर की त्वचा, दो प्रकार के रेशा वहाँ पे मिलता है उनके जो शरीर से। दाढ़ी के रूखे बाल, मतलब थोड़ा उनका जो स्किन होता है, जो शरीर का जो ये ऊन मिलता है, जो उनका थोड़ा रूखा होता है, मतलब थोड़ा ये स्मूथ नहीं होता है, वो थोड़ा ये रूखा होता है। और कुछ त्वचा कुछ निकट तंतु रूपी मुलायम यानी कि स्मूथ होता है कुछ त्वचा उनका। तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। जो तंतु वो जो सॉफ्ट होता है, जो उनका स्किन, जो ये जो ऊन, उसमें से ही रेशा बनाया जाता है वो। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक
याक जो एनिमल होता है वो तिब्बत और लद्दाख में जो पाए जाते हैं याक एनिमल, उसमें से उनके शरीर से जो ऊन वहाँ के लोग वो पहनते हैं, उनके शरीर से जो ऊन से बनी पोशाकें। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। बकरी जो यानी कि गोट के बाल से भी वो ऊन प्राप्त किए जाते हैं और उससे भी ये पोशाकें बनाए जाते हैं। अंगारा ऊन, अंगोरा एक एनिमल है, तो उसके शरीर से भी ऊन पाए जाते हैं और उसका जो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है। अंगोरा एक बकरी होता है, उसके शरीर से भी अंगोरा नामक ऊन प्राप्त की जाती है। और जो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जो अंगोरा एनिमल होता है, अंगोरा ऊन, वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ये जो पहाड़ माउंटेन हिल एरिया में वो पाए जाते हैं। अंगोरा जो एनिमल्स बकरी होते हैं, जो कश्मीरी बकरी की त्वचा पर मुलायम बाल या फर होते हैं। जो जम्मू कश्मीर में जो ये जो बकरी पाई जाती हैं, जो अंगोरा बकरी, उनका जो ये स्किन जो फर होता है, उनका जो शरीर में जो उसका जो बाल होता है वो मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इनसे बेहतरीन सालें बनाई जाती हैं। जो शॉल होता है, शॉल पहनते हैं, जो ये लेडीज लोग जो शॉल पहनते हैं, वो भी उसमें से अंगोरा जो बकरी के जो ऊन बनते हैं उसी में से अंगोरा शॉल भी बनाए जाते हैं। शॉल जो जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं, उसमें जो अंगोरा जो बकरी से उनके जो ऊन से जो शॉल बनाते हैं उसको पश्मीना शॉल, उसका नाम होता है पश्मीना शॉल करके, अगर देख भी सकते हो उसको सर्च करके। पश्मीना शॉल बहुत ही ये अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। वो पश्मीना शॉल वो कश्मीर के टाइम साइड में वो मिलता है। कश्मीर अंगोरा जो बकरी होता है उसके शरीर से जो मुलायम जो धागा रेशा मिलता है उसमें से बनाए जाते हैं पश्मीना शॉल। यदि हम जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये जो ठंडी जगह होता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये जो हिली एरिया होता है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इस सभी पहाड़ी क्षेत्र, ये सब हिल स्टेशन है। वहाँ पे जो भी अथवा हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये जो गर्मी जो मैदान की यात्रा करे, मैदान हो जो ये प्लेन जगह के ट्रेवल करते हैं, तो वहाँ पे भी भेड़ बकरी जो झुंड में रहते हैं, जो भेड़ों की झुंड चरते हुए देख सकते हैं। वहाँ पे एक साथ ही बहुत सारे भेड़, वहाँ पे सब लोग, वो जो लोकल पीपुल होते हैं, वो गांव के लोग, वो लोग भेड़ बकरी वहाँ पे पालते हैं और उसमें उनके शरीर से जो ऊन पाते हैं उनको वो बेच के बहुत ही प्रॉफिट वो कमाते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं, वो भेड़ बकरी को शाकाहारी यानी कि वो ग्रास ऐसे लिप्स ही खा के वो लोग उनका वो शाकाहारी होता है। वो मांसाहारी मतलब यानी कि ये पेड़ पौधे ही खाते हैं भेड़ बकरी, घास जो ग्रास खाते हैं, और वे घास तथा पत्तियां पसंद करते हैं। वो घास यानी कि ग्रास और लीव्स, पेड़ का जो लीव्स होता है वो ही खाते हैं वो भेड़ बकरी। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीजों में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ भी खिलाते हैं। जो भेड़ बकरी वहाँ पे जो पाए जाते हैं, जो हिली एरिया में, जो हिल स्टेशन में जो पाए जाते हैं, वो उनको ना वो लोग ये ग्रास लीव्स भी देते हैं और उसके अलावा तो कुछ दाल वहाँ पे जो पाए जाते हैं, जो हिली एरिया में जो दाल मक्का यानी कि कॉर्न, ज्वार जो एक ग्रेन्स होता है, और फिर और कुछ सीड्स भी, उनको सीड से बनी कुछ, जब सीड्स जो ग्राइंड करने के बाद जो उसमें से ऑयल निकलता है, ऑयल को निकालने के बाद जो सॉलिड पार्ट होता है उसको देते हैं, खिलाते हैं वो भेड़ बकरियों को। और इसमें कुछ शब्द के अर्थ दिया गया है। कुचालक यानी कि वह वस्तु जो अपने में से होकर विद्युत, ताप आदि को प्रभावित नहीं होने देती। तो विद्युत ताप वहां पे प्रभावित नहीं होता है, वहां पे फ्लो नहीं करता विद्युत और ताप, उसको बोलते हैं कुचालक।
अभी 88 पेज नंबर 88 का अभी पढ़ेंगे। तो भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतरा लिया जाता है। जो भेड़ के जो बाल होते हैं, जो स्किन में उनके जो त्वचा होता है, उसका जो स्किन में पतली परत यानी कि उसके जो शरीर में एक पतली यानी कि बहुत सी सॉफ्ट स्किन होता है, जो पतला सा परत होता है उसके ऊपर, कि उसको पहले निकालना पड़ता है। उसको जो ये छुरी यानी कि जो कैंची सीजर से उसको काट के वो निकालते हैं। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। इसको ऊन की कटाई यानी कि उलन का जो कटिंग उसको कहलाते हैं। सामान्यतः बालों की गर्मी के मौसम में काटा जाता है। जो उनके जो शरीर से जो बाल को काटने के लिए वो समर सीजन को ही वेट करना पड़ता है, गर्मी के टाइम में वो काटते हैं, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सकें। क्योंकि जब विंटर के टाइम में वहाँ पे बहुत ठंडी होता है, अगर वो ठंड के मौसम में अगर काटेंगे तो वो ठंड में और उनका जो बॉडी में ये जो स्किन होता है उसी से ही उनको बचाव मिलता है। अगर वो खुला होगा, उनका जो शरीर से एक भी बाल नहीं होगा, तो वो ठंड में उनको ये मर भी जाते हैं। इसीलिए वो समर सीजन को प्रीफर करते हैं। समर सीजन में काटने से वो गर्मी में उनका शरीर को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्योंकि अगर ठंड में काटेंगे तो उनको बॉडी को ठंड से वो अपने बॉडी शरीर को रक्षा नहीं कर पाएंगे और ठंड के वजह से वो मर भी सकते हैं। इसीलिए वो समर सीजन में ही जो उनके शरीर से जो बाल को वो लोग काटते हैं समर सीजन में। इन्हीं ऊनी रेशों की संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। फिर उसको क्लीन करके उसको फिर उसमें से धागा जो रेशा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। जो उनके शरीर से जो बाल को निकालते हैं उस टाइम में उनको कुछ भी कष्ट उनको नहीं पहुंचता है। वो ठीक से रहते हैं, क्योंकि समर सीजन में उनको कुछ नुकसान नहीं होता है उनका शरीर। ऐसा इसीलिए कि तो उनकी त्वचा की सबसे ऊपरी परत अधिकांशतः मृत कोशियों से ही बना होता है। क्योंकि उनका जो ऊपर का शरीर का जो ऊपरी भाग होता है, ये जो बाल होता है, वो जो ये धागा जो बनता है उनका शरीर का त्वचा, वो मृत कोशिक यानी कि डेड सेल से ही बना होता है। इसीलिए उनको कुछ भी ये कष्ट नहीं पहुंचता है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं। फिर उसके बाद जो कटाई करने के बाद फिर और एक बार नया बाल उग भी जाता है। कुछ महीनों के बाद वो लोग और फिर पूरा मतलब जैसे कटाई करने हार्वेस्टिंग करने के बाद जैसे और भी ग्रास निकल जाता है, वो ये और एक बार जैसे पेड़ पौधे में और हरियाली आ जाता है, ऐसे ही उनके शरीर पे भी एक कटाई करने के बाद जो वीविंग करने के मतलब जो उनके शरीर से बाल को निकालने के बाद और फिर बाल निकल आता है। उतारे गए बालों को टोकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। फिर जो सब निकालते हैं जो उनके शरीर से जो बाल काट के, फिर उसको एक टोकरी यानी कि एक बास्केट में उसको रखते हैं और उसको क्लीन करते हैं, अच्छी तरह क्लीन धोते हैं उस बाल को, जिससे उनकी चिकनाई धूल निकल जाए। जिससे वहाँ पे उनके जो शरीर में जो उनके बाल में जितने सारे डस्ट होता है, जितने सारे ऑयली जो भी धूल होता है, धूल मिट्टी जो जमे होते हैं, वो सब निकलने के लिए वो लोग अच्छे से धोते हैं उसको। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। इस प्रोसेस को अभिमार्जन कहते हैं, जो धोने की प्रक्रिया को। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। पहले ज़माने में इसको हैंड में धोते थे और अभी इसको भी धोने के लिए भी मशीनों का भी यूज करते हैं। क्योंकि अभी फैक्ट्री में ये सब काम करते हैं, इसीलिए वो लोग इसको लेके मशीनों में ये धोने का काम करते हैं। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। फिर अभिमार्जन जो धोने के काम करने का उसको सुखाते हैं, उसको छटाई बोलते हैं। रोमिल अथवा
रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, फिर उसको कारखाना यानी कि फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहाँ पे ये बनाते हैं ये पोशाक, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को पृथक किया जाता है। फिर सेपरेट करते हैं सभी किस किस का किस टाइप का, एक टाइप का बाल को एक जगह में रखते हैं, दूसरे टाइप के बाल को एक जगह में, दूसरा दूसरा सेपरेट करके ये लोग रखते हैं, उसको पृथक यानी कि सेपरेशन बोलते हैं। बालों में से छोटे छोटे कोमल रेशों की छांट लिया जाता है, फिर बालों में से छोटा छोटा करके कोमल सॉफ्ट जो धागा होता है, रेशा होता है, उसको निकाल के दूसरा जगह में रखते हैं, जो उसको बर कहलाते हैं, उसको उस प्रक्रिया को बर बोलते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, जो ये उसको वही बर होता है जो कभी कभी जो स्वेटर में एक साथ एकत्रित यानी कि जो थोड़ा रेस जो स्वेटर जो पहनते हैं कभी ये निकल जाते हैं, जो उसका जो रेशा तभी एक जगह में एक बड़ा सा गांठ जैसी हो जाता है, उसको बोलते हैं बर। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है, फिर उसको सुखाते हैं ये सब उस वर्ग जो उसको निकालने के बाद इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होते हैं, इसको ही ऊन करते हैं, फिर उसमें से ही पोशाक बनाते हैं। तो कितने सारे बहुत सारे प्रोसेस हैं इसको बनाने के लिए। ऊन हमको मिलने ऊन के बाद फिर उसको पोशाक बनाते हैं। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगा जाता है, फिर उसको कलर करते हैं उस धागों में रेशा को, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली भूरी, तो क्योंकि भेड़ का जो ये ऊन जो ये जो बाल होता है वो काला कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, कभी भूरी यानी कि ब्राउन कलर और सफ़ेद यानी कि वाइट कलर के होते हैं, इसीलिए वो और दूसरा कलर भी वहाँ पे जो डाई करते हैं, इसीलिए कलर भी डाई करते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर वो सुखाने के बाद फिर डाई करने के बाद फिर उसको सुलझा यानी कि ठीक में करते हैं, क्योंकि ऐसे इधर उधर हो जाते हैं तो इसको ठीक भी करना पड़ता है। और फिर लपेट कर फिर उसको लपेटते हैं और उसमें से धागा बनाया जाता है, फिर धागा बनता है। लंबे रेशों को काट कर फिर लंबा जो रेशा होता है उसको भी काटते हैं, फिर स्वेटर की ऊन की रूप में फिर स्वेटर जो वुलन गारमेंट्स जो हम पहनते हैं, स्वेटर विंटर सीजन में जो स्वेटर पहनते हैं वो बनाए जाते हैं। और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर दूसरे प्रकार जो लंबा होता है उसमें से स्वेटर बनता है, और जो छोटा रेशा होता है उसमें से भी कुछ छोटे छोटे वस्त्र ऊनी वस्त्र भी बुनने में उपयोग किया जाता है। तो ये था रेशा की कहानी, कैसे रेशा बनाए जाते हैं। और इसमें कुछ शब्द के अर्थ है पृथक, पृथक यानी कि अलग यानी कि सेपरेशन जो। तो ये था पेज नंबर 86, 87, 88 का एक्सप्लेनेशन किए आज हम। तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम है रेशों की कहानी, पेज नंबर 86, 87, 88 का एक्सप्लेनेशन किए। इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।